नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। बंगाल में देखिए घटनाक्रम 48 घंटे बाद चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। क्या हो रहा है वहां पर? हिंसा की खबरें हैं, बवाल, उपद्रव। 4 मई को जैसे जैसे रुझान नतीजों में बदलते चले गए, बवाल की तस्वीरें भी अलग अलग शहरों से आनी शुरू हो गई। आलम यह है कि कई इलाकों में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और बंगाल के कई जिलों में बवाल जारी है। कल फाल्ता समेत कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, तो वहीं आज कोलकाता, संदेश खाली समेत कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल में जारी हिंसा को लेकर टीएमसी जहां बीजेपी पर हमला कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह प्लान्ड है, सुनियोजित है और इसके पीछे हाथ टीएमसी का है। वहीं बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह बनाए गए हैं, वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले फुल टेंशन है। तो आज इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, सवाल जवाब, डिबेट में गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल जिन पर आज बात होगी बड़े महत्वपूर्ण है कि बंगाल के जनादेश का अपमान क्यों हो रहा है, हिंसा उपद्रव के पीछे कौन है, क्योंकि दोनों पक्षों के एक दूसरे पर आरोप है। बंगाल में डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, शपथ ग्रहण से पहले इतना तनाव कौन है और अब आखिरकार किसकी होगी जिम्मेदारी, तो इन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा राजनीतिक अपडेट है, उसकी जानकारी आपको दे दें। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी 10 नंबरी मॉडल अपना रही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी ने हेरा फेरी करके ये चुनाव जीता है। अधिकारी बंगाल जाकर लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के पुराने चुनाव का जिक्र किया। कहा उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने यही मॉडल अपनाया और उसे बंगाल में इंप्लीमेंट कर ममता बनर्जी को हराया गया है। 10 नंबरी मॉडल कह रहे हैं वो इसे। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं। 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ, जब बाई इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट गार्गी नंदी रॉय स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी से शाकिर अली हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अजीत झा जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। निखिल प्रसून जी, सीधे शुरुआत आपके साथ। सर, बंगाल में तो सरकार बन गई, लेकिन सवाल यह है कि अब उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुनाई दे रही है, आप भी सुन रहे हैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट। कल ममता बनर्जी ने कहा चुनाव हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग लोकतंत्र का सबसे बड़ा विलन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के पास 10 नंबरी मॉडल है। क्या है ये 10 नंबरी मॉडल? और अब अगर चुनाव आयोग से लेकर देश की व्यवस्थाओं तक पर इस तरह के सवाल कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा कर रहा है, सर, विपक्ष के सारे लीडर्स बोल रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है देश में इस वक्त? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ममता बनर्जी महोदय का जो बयान कल आया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इसने एक तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे बयानात काफी खतरनाक है और ऐसी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना बयान वापस लें और तत्काल इस्तीफा दें। दूसरी बात यह है कि जहां तक 10 नंबरी या 15 नंबरी मॉडल का सवाल है, तो जिस तरह चुनाव जीतने के लिए तृणमूल और बाकी विपक्षियों के पास 15 नंबरी मॉडल था, जिसमें शुरू होता था जिस तरह इलेक्शन एजेंट को धमकाना, पोलिंग पार्टी को धमकाना, बूथ जैमिंग करना, सोर्स जैमिंग करना, जो अर्धसैनिक बल है उनको पूरी तरह से उनको लालच दे करके या उनको धमका करके या किस तरह से अपना उल्लू सीधा करना, ये सारी चीजें इस बार हुई नहीं। और जिस तरह से मृत मतदाताओं के नाम पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे और उसके बाद काउंटिंग तक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकल अधिकारी होते थे उनको धमका करके काउंटिंग तक को वो लोग प्रभावित करते थे। तो इसमें से कोई भी हथियार, ये तो 15 नंबरी मॉडल हो गया,
15 पॉइंट्स में गिना सकता हूं जिसमें कि वो लोग वोटकों की धांधली करते थे। हाँ। अब जो सही और स्पष्ट जनादेश एक निर्भय निडर माहौल में बंगाल की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का अपमान बंगाल की जनता का अपमान है। अब बेशक अखिलेश यादव 10 नंबरी मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर निखिल प्रसूनी हमारे साथ हैं, वो तो बता रहे हैं विपक्ष का 15 मॉडल एजेंडा क्या था, सीधे सीधे आपकी पार्टी का नाम लिया है। मेरा सर सवाल आपसे ये है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो कैसे दूसरों पर कैसे पत्थर फेंक सकते हैं? वो बंगाल में इससे पहले इतिहास में क्या हुआ, एंटी इनकम्बेंसी के तहत जनता ने आप लोगों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं आप जनता का जनादेश? बंगाल की जनता ने दिया है ना जनादेश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल स्टेटमेंट आपने देखा है, और जो काउंटिंग जो हुआ दीदी का काउंटिंग, उस काउंटिंग का 6 घंटे का फुटेज आप दिखा दीजिए, 4 घंटे का कम से कम फुटेज दिखा दीजिए कि दीदी जब काउंटिंग हॉल में गई थी तो उनके साथ में क्या हुआ, उनके काउंटिंग एजेंट के साथ में क्या हुआ, वो फुटेज आप दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन दिखा दे, दीदी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आपने सीसी कैमरा अनिवार्य किया था पोलिंग स्टेशन से लेके काउंटिंग स्टेशन तक, तो वो सीसी फुटेज किस काम का? कि अगर कहीं पर चैलेंज अगर होता हो तो आप सीसी फुटेज दिखाने से इनकार करते हो, तो आप फिर सीसी कैमरा लगाए क्यों थे? आज एक चैलेंज जब आ रहा है सामने में कि वहां पर दीदी को मारा गया, पीटा गया, घूसा मारा गया, चूल उनके बाल को नोचा गया, तो ये अगर एक मुख्यमंत्री, आज मान लेते हैं प्राक्तन मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री जब ये अभियोग लगाती है तो कम से कम आप अगर सच्चता है आपके अंदर तो आप वो सीसी फुटेज क्यों नहीं दिखाते? बस इतनी सी तो बात है कि सीसी फुटेज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है साकिर अली जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ममता बनर्जी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर 15 साल से, मुझे एक बार भी यकीन नहीं होता ये बात सुनकर कि उनके बाल खींचे गए या उनको मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी आरोप है आपका, आरोप है आपका, तो डेफिनेटली इस पर बात होनी चाहिए। निखिल जी, अब ये बताइए सर, चैलेंज दे रहे हैं ना आपको, सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हुआ या ऐसा नहीं हुआ। चुनाव की शुचिता पर ठीक है निखिल प्रसून जी, मुझे यकीन नहीं होता कि देश की फोर्सेस एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर, महिला मुख्यमंत्री पर अटैक कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन अगर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है तो सर फैसला तो तभी होगा ना जब सबूत सामने आएगा। रख दीजिए प्रूफ सामने। इलेक्शन, अगर चुनाव की शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो वो कोर्ट जा सकती है, कोई भी इलेक्शन। इनफैक्ट अगर चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाते हैं, निखिल प्रसून, ठीक है जवाब सुन लीजिए, निर्दिष्ट समय के अंतराल में वो कोर्ट जा सकती हैं, कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। लेकिन इस इरादे से लोगों को भड़काते हुए जनादेश का अनादर करना, मेरे सवाल, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। निखिल प्रसून जी, सवाल ये है कि अगर ये शिकायत ममता बनर्जी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रही है, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा विलेन बोल रही है, तो क्या हाँ या ना में जवाब दीजिए, चुनाव आयोग रिलीज कर दे वीडियो? उनके पास कुछ तो सबूत होगा ना, उस पर्टिकुलर टाइम विंडो का वीडियो रिलीज करिए और पूरे देश को सच और झूठ का फैसला बताइए। क्या दिक्कत है? सही बात है, तो चुनाव आयोग के पास जाइए। अगर चुनाव आयोग आपकी दरखास्त न सुने तो कोर्ट में चले जाइए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां से कोई रोल आ गया? भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां से आई? आप चुनाव आयोग के पास जाइए, चुनाव आयोग अगर आपकी बात ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप तो हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए जनादेश का एक तरह से बहानेबाजी करना बंद करिए। आपको भी पता है, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उससे पहले साकिर अली जी बस एक छोटा रिएक्शन आपसे और चाहिए मुझे सर। अगर जनता ने जनादेश आपके खिलाफ दिया है और जिस तरह से आपके खिलाफ दिया है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी तरह से 15 साल पहले आप भी वाम मोर्चा को, लेफ्ट को हराकर सत्ता में आए थे, इसी तरह का मैंडेट था उस समय भी। बंगाल ने उसी इतिहास को दोहराया है, लेकिन किसी दूसरे दल के पक्ष में दोहराया है, इसे आप मानने को तैयार नहीं। और नतीजा क्या है? ये हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं? टीएमसी के कार्यकर्ता जाके बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? नहीं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट हुकूमत जो है माइंडेड आ गया है, किसी भी तरह का तरीका से माइंडेड आया होगा, वो छोड़िए, राजनीति की बातें उठती है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आज हुकूमत बीजेपी की है तो कम से कम उनका दायित्व बनता है कि राजनीतिक हिंसा को रोके, और उनके लीडरों का अच्छा बयान भी आया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसमें तीसरे लोग भी घुस के इसमें एडवांटेज ले रहे हैं, ये देखना भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल का काम है और स्टेट का भी काम है। हाँ, मैं अब कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी को चर्चा में लाऊंगी। नीरज मिश्रा जी, कौन जिम्मेदार है जो ये हिंसा की घटनाएं हो रही हैं बंगाल में इस वक्त? कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? झंडा लेकर के, भगवा अबीर लगा करके अगर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मीनाक्षी जी, मेरा सवाल नीरज जी से। हाँ बोलिए नीरज जी।
मीनाक्षी जी, इसका जवाब तो या तो वहाँ गवर्नर दे पाएंगे या जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूटेड हैं वो दे पाएंगी। लेकिन दिख तो ये स्पष्ट रहा है कि इस मैंडेट के बाद जो नुकसान हो रहा है वो बंगाल की महान जनता का हो रहा है। आज बंगाल की जनता ने भले ही किसी भी वजह से कैसा भी मैंडेट दिया हो, लेकिन अब मैंडेट जिनके पास है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। और ये अमित शाह जी की जो फेदर इन द कैप है वो एक और बढ़ गई है, क्योंकि वो मणिपुर का फेल मॉडल अब हो सकता है बंगाल में भी लगा दें। अगले 1.5-2 साल तक इस तरीके की हिंसा जारी रहे और अमित शाह जी को ये दिखे भी नहीं कि जैसे मणिपुर वो नहीं गए तो शायद वहां से अब मुख्यमंत्री का वो फाइनलाइज करके उसके बाद वो लगता है वापस आएंगे और वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मीनाक्षी जी, अखिलेश जी ने आधी बात कही। उनको ये कहना चाहिए था कि भाजपा 1 नंबर की पार्टी है, पर 1 नंबर सिर्फ 10 में से, और वो 1 नंबर भी इसलिए क्योंकि वो 1 नंबर है तुष्टीकरण का। क्योंकि इन 5 राज्यों के मैंडेट ने यह बात क्लियर की है कि जहां जहां तुष्टीकरण नहीं चलता वहां भाजपा की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। और ये भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सच्चाई ये है कि भाजपा तो हाफ इंडिया पार्टी है, वो तो नॉर्थ और ईस्ट की पार्टी है। साउथ के किसी भी स्टेट में कोई व्यक्ति भाजपा की तरफ देखता भी नहीं है। असम में क्या हुआ? असम में जो 19-20 सीटें आपकी आई हैं उसमें से 18-19 तो मुस्लिम विधायक हैं जो आपके पाले में आए हैं। यही हाल आपका बंगाल में, इकलौते 2 विधायक जो बंगाल में चुनकर आए हैं कांग्रेस के, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। कभी बंगाल में आरोप तो आपके ऊपर ये है कि आप मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गए हैं, अल्पसंख्यकों की पार्टी बनकर रह गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है आज की तारीख में? नीरज जी। मीनाक्षी जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। आपको असम के चुनाव के रिजल्ट को 2023 के जेरीमैंडरिंग के हिसाब से देखना चाहिए। 2023 में इस देश में ऐसा कुछ घटा जो न्यूज की हेडलाइन से दूर था। वो था कि वहां पर इलेक्शन के पहले जेरीमैंडरिंग करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे बांटा गया कि आपने एक तबके को एक जगह पर कंसोलिडेट किया। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। बारपेटा के अंदर एक पंचायत है जिसमें 10 गांव हैं। 2023 से पहले वहां एक विधायक, एक सांसद और एक सरपंच होता था। लेकिन ये जो 2023 की जेरीमैंडरिंग हुई उसके बाद अब वहां पर 2 सांसद, 3 विधायक और 5 सरपंच हैं। अब आप ही सोचिए कि जब सिस्टम ने सिस्टमैटिकली आपको इस तरीके से छोड़ दिया, उसके बाद भी कांग्रेस ने यह तो हिम्मत की कि हम लोग वहां पर जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप कुछ भी कहते रहिए, आज भी असम की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हम ही तो हैं, हम ही तो लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने डेमोग्राफिक कंसोलिडेशन करके, लेकिन अगर गौरव गोगोई भी अपनी सीट हार जाएंगे, सर अगर गौरव गोगोई भी अपनी सीट हार जाएंगे तो क्या आपको इसमें जनता का जो मैसेज है वो राजनीति का बिटवीन द लाइन समझ में आता है? जो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट आपका वो भी चुनाव हार गया। देखिए उत्तरी असम में क्या हुआ, अपर असम में क्या हुआ? मीनाक्षी जी, इसके पीछे ना कई सारे कारण हैं। मैं आपको डिकंस्ट्रक्ट करके बताता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि आज जो आपकी सोचने समझने की ताकत है, क्या उसके ऊपर पिछले 11-12 साल में सिस्टमैटिक अटैक नहीं हुआ? किस तरीके की खबर कहां तक पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमने चुनावों को बाइनरी बनाकर छोड़ दिया है। और उस बाइनरी में जो जेरीमैंडरिंग की गई है, पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस जनता से आप वोट मांगने जाते हैं आप उसके मुद्दे विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल नीरज जी ये है, तो जितने साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया तो उतने साल कांग्रेस ने इस देश का जो बुद्धि विवेक है उसको डिजाइन किया। क्या आपके कहने का ये मतलब है? देखिए, हार का बहाना खोजने में कांग्रेस को पीएचडी हासिल है, क्योंकि इसकी वो जो 75 साल की यात्रा है ना, उस यात्रा के अंदर हम लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमने बढ़ाया। आज पिछले 11 साल में सबसे पहला जो सिस्टमैटिक अटैक है उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर है। और ये बात खराब लगेगी आपको सुनने में, लेकिन देश की सच्चाई ये है कि एक जॉबलेस ग्रोथ वाली सरकार इस देश को ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में वो जॉब का मॉडल देगी। हाँ, मैं गार्गी को चर्चा में लाना चाहती हूँ। गार्गी, कांग्रेस पार्टी तो बड़ा साफ स्पष्ट कह रही है कि ये जो 10 नंबरी 4 नंबरी जिस तरह की बातें चाहे अखिलेश यादव कर रहे हैं या चुनाव आयोग को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है,
इस सब के बीच में मिसिंग लिंक क्या है? जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करने की क्षमता क्या आज विपक्ष में नहीं रह गई है? नहीं रह गई। ये दिख रही है मीनाक्षी कि कांग्रेस ये भूल गए, कांग्रेस के जो आए हैं, कि 4 दिन पहले उन्हीं का लीडर राहुल गांधी कैसे कोस रहा था ममता बनर्जी को, कि ममता, वो 2 रैली करने गए बंगाल में, वो तो गए भी नहीं, चलो 2 सीट इस बार मिल भी गया कांग्रेस को, लेकिन ममता बनर्जी को कैसे कोस रहा था कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के लिए, उनकी जो पॉलिसीज के लिए, इसीलिए लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो खुद राहुल गांधी जी ने बोला, इन्हीं का लीडर ने बोला ना, और इनका जो रेवंत रेड्डी ने बोला कि मुसलमानों का पार्टी है, तब ठीक है। मतलब आप मुस्लिम तुष्टीकरण करें तो ठीक है। देखिए भाजपा जो है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास, इसी की बात कर रहे हैं। और बंगाल में भी अभी बीजेपी के जो लीडर्स है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, शौमिक भट्टाचार्य हो, दोनों ने बोला कि हिंसा मत कीजिए। शुभेंदु ने बोला कि सरकार बनने दीजिए, एसआईटी गठन होगी, जो भी हिंसा टीएमसी के लोगों ने किया पिछले बार, उसका कानूनी कानून से उसका देखा जाएगा, तो उनको जेल में डाला जाएगा, लेकिन हिंसा मत कीजिए, सबको बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, हिंसा होना नहीं चाहिए मीनाक्षी, लेकिन बीजेपी की कार्यकर्ता मर गए ना। न्यू टाउन में मधु मंडल जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको मार दिया। और अभी क्या हो रहा है कांग्रेस के, इनको मैं बताती हूँ प्रवक्ता को, बीजेपी के सारे जो बीजेपी के बोल रहा हूँ, टीएमसी के लोगों के घर से बॉम्ब्स निकल रहे हैं। टीएमसी के काउंसिलर आमिरुल शेख एयरपोर्ट में थे, उनके बैग से हथियार निकले। साकिर अली जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं हाँ ठीक है, साकिर अली जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की, चुनाव आयोग को लोकतंत्र का विलन बताया, हमारी सरकार गिरी नहीं गिराई गई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये इस वक्त आप वीडियो भी देख रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये कही कि मैं आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, मैं सड़कों पर रहूंगी, फ्री बर्ड। अजीत जी, फ्री बर्ड का जिक्र उन्होंने किया। और इसके साथ ही ममता बनर्जी की जो एक फाइटर इमेज है, जो जुझारू नेता जिस तरह की वो दिखाई देती हैं, और 15 साल तो उन्होंने बंगाल में शासन किया है, इन सब के बीच अब बीजेपी बेशक सत्ता में है, लेकिन ममता बनर्जी चैन से तो नहीं बैठेंगी और ना बैठने देंगी, पहली बात। दूसरी बात ये, जिस तरह से चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्न आ रहा है सर, बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले और एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोट कटे हैं। एवरेज अगर देख लें तो 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से सर जीत है, और ये टीएमसी के पक्ष में एक बड़ा पॉइंट है अगर वो कोर्ट का रुख करते हैं तो। पहली बात तो थोड़े आंकड़े दोबारा बताया जाए। एसआईआर में जो मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन है ऑपोजिशन का कि 27 लाख वोटर्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कटा, उसको यदि हम इंक्लूड भी कर दें तो उससे 3-3.5% ही वोट का डिफरेंस आता है। बट सच्चाई में क्या हुआ, ग्राउंड पे 15% वोट एक तरह से कहिएगा कि टीएमसी से बीजेपी में आ गया। क्यों? 2021 में 10% पीछे था बीजेपी टीएमसी से, और इस बार 5% आगे है। मतलब 15% वोट मूव किया है तो 8% स्विंग रेट है। तो मान लीजिए कि 3%, 3.5% एसआईआर में काट भी देते हैं, तो जनाधार जो है वो तो एसआईआर के बावजूद भी हुआ है। और उसका मेन कारण है एंटी इनकम्बेंसी, उसका दूसरा कारण है हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, तीसरा उसका कारण है कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंपेन, और दीदी का, ममता दीदी का डिफेंसिव कैंपेन। ये मेन कारण है पूरे जो नया मैंडेट आया है। सर बहुत बड़ा फैक्टर थी, क्यों इस बात को टीएमसी नहीं समझ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, कल कोलकाता जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अमित शाह, और उनकी देखरेख में कल ये विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें प्रक्रिया के तहत विधायक दल अपना नेता चुनता है और फिर राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनके नाम पर औपचारिक मोहर एक मुख्यमंत्री के रूप में लगती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नाम यहाँ पर लगभग तय, और इसी के साथ अब सरकार फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी वहां पर, वो सब आगे ये जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सर अजीत जी एक रिएक्शन आपसे मैं और लेना चाहती हूँ। ये कांग्रेस समेत जो बाकी विपक्ष की स्ट्रैटेजी इस वक्त है, चुनाव आयोग, इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं था, इसके तहत सभी नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी ने जिस तरह से ये कहा कि बंगाल की स्थिति पर जश्न ना मनाएं और ममता बनर्जी को सपोर्ट करें,
कैसे लोग इस बात पर भरोसा करेंगे जब 4 दिन पहले खुद राहुल गांधी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे? दूसरी बड़ी बात ये, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आप अलायंस में डीएमके के साथ थे, लेकिन अभी उस अलायंस का साथ छोड़ के आप टीवीके में आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हम नहीं आने देना चाहते सत्ता में, लेकिन हम टीवीके को सपोर्ट देंगे। और ये वही टीवीके है जिसने पूरा का पूरा चुनाव डीएमके के खिलाफ लड़ा है। तो ये क्षेत्रीय हितों से ऊपर निकलकर बात होगी, तब तो बड़ी बात होगी ना सर। अजीत जी, इंडिया गठबंधन का जो स्टोरी है ना, उसको कहते हैं कि सेल्फ सुसाइड एक तरह से। यही ममता बनर्जी एक भी मीटिंग 2024 के बाद एक भी मीटिंग इंडिया अलायंस में आज तक नहीं गई, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजी। जब राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और बंगाल में घुसे, तो आपको याद है ममता बनर्जी का लैंग्वेज, एक की खाए, मतलब ये क्या पीता है, क्या खाता है, मतलब इतना घटिया अटैक था राहुल गांधी पर। चारों तरफ एक दूसरे पर मतलब झगड़ा, अरविंद केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस। हर स्टेट में आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस के जो प्लेयर्स हैं खुद एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। आज बंगाल में यदि टीएमसी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ता तो हो सकता है कि ये सिचुएशन नहीं होता। एब्सोल्युटली वोट जहां पर कटे हैं, जहां पर वोट बटे हैं, उनका नुकसान डायरेक्टली टीएमसी को उठाना पड़ा है। ये तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। शाकिर जी, हाँ शाकिर अली जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात कहावतों में मुहावरों में तो सब कहते ही हैं, लेकिन ममता जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सोनिया जी का फोन आया, राहुल जी का फोन आया, तेजस्वी ने फोन किया, अखिलेश ने फोन किया, ये उन्होंने बताया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सर सवाल यह है कि इन फोन कॉल से होगा क्या? चुनाव के समय जहां पर मिलकर लड़ना था वहां तो मिलकर लड़ नहीं पाए आप लोग। मीनाक्षी जी, ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया अलायंस, इसमें ममता बनर्जी की अच्छी भूमिका स्टार्टिंग में था और बीच में कुछ आपसो रंजिश जिससे बात नहीं बैठी, इससे अलग हुआ था, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुई थी। लेकिन इंडिया अलायंस जो तैयार हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली में बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि यही इंडिया अलायंस 303 से या 350 से 204 पर भारतीय जनता पार्टी को ले आ दिया था। दिल्ली में ममता बनर्जी जब से आजाद पंछी बोल रही है, तो बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि बंगाल में आपका सरकार बन रहा है वो आजाद पंछी है, और आजाद पंछी के बाद में दिल्ली में नहीं, आपकी सारी बातें सही, लेकिन बंगाल में अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर ये मैसेज दे देती बंगाल की जनता को, पूरे देश में मैसेज जाता, जो नहीं दे पाए आप लोग। मेरा सवाल इस बात पर राजनीतिक में ये होता नहीं है। कांग्रेस भी अपना स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही थी, तृणमूल कांग्रेस अपना पूरे सीट बंगाल में जीते हुए थे। ठीक है, निखिल प्रसून जी, जनता ने देखिए, बंगाल की महान जनता ने उनको आजादी दी है, इसलिए बंगाल की महान जनता को धन्यवाद दे करके वो इस्तीफा देकर के जाकर के दिल्ली की राजनीति करें। ईवीएम ने आजादी दिया, जी नहीं, ईवीएम ने आजादी ये फिर जनादेश का अपमान करना छोड़िए। ईवीएम ने केरला में नहीं किया, 100 सीट पर हम तमिलनाडु में नहीं किया, तमिलनाडु और केरला में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मतपत्रों से वोट हुआ था क्या? 100 सीट पर सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा। क्या हुआ सुनिए, मैं यहाँ एक तथ्य पेश करना चाहता हूँ। 5 जो बड़े साबित हुआ है कि वोट चोरी हुई है, सबसे ज्यादा एफआईआर के वोट कटे उसमें तृणमूल जीत के आई है। शमशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज में सबसे ज्यादा वोट कटे एसआईआर में। शमशेरगंज में 74,000, लालगोला में 55,000, भगवानगोला में 47,000, रघुनाथगंज में 46, सब जगह टीएमसी जीत करके आई है। इसलिए यह इस तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं है, मतलब इस वार्ता में कि जहां एसआईआर की वजह से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ। केवल गार्गी रॉय, मुझे ये बताइए, क्या आपको जिस तरह से ऑपोजिशन के लीडर्स के बयान आए, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी की स्पेसिफिकली, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, अगर एक अलायंस स्ट्राइक होता पश्चिम बंगाल में तो शायद सूरत बेहतर हो सकती थी टीएमसी और कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, लेकिन कांग्रेस एकला चलोरे की राह पर चली। क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि भाजपा के उदय से टीएमसी अगर उखड़ती है यहां से जमीन से, तो कांग्रेस वहां पर अपने लिए एक फर्टाइल लैंड प्राप्त कर सकती है, पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड, राजनीतिक उपजाऊ जमीन, और उस हित के आगे इंडिया अलायंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया? जी देखिए, इंडिया अलायंस क्या है, कहा है, मतलब देखिए, सिर्फ लेफ्ट के साथ कांग्रेस लड़ रहा है केरला में,
और यहाँ पे दिल्ली में आके हाथ पकड़ के एक साथ है, तो इंडिया अलायंस कहाँ है? और कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई क्षेत्रीय जो लीडर है वो उनका जो मान है वो बड़ा हो जाए। क्या राहुल गांधी चाहेंगे कि इंडिया अलायंस के मेन लीडर ममता बनर्जी बन जाए? मान लीजिए इसका उल्टा हो जाता, मान लीजिए आज ममता बनर्जी जीत जाती, तो क्या होता? इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा लीडर कौन बनता? ममता बनर्जी ना। तो क्या कभी भी कांग्रेस ये मान सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये देखिए, ये पॉलिटिकल अभी एक गेर है। अभी 4 दिन पहले उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज उनके साथ है। और ये जो एसआईआर की बात हो रहे हैं ना, गार्गी जी एक सेकंड ना, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, मुझे इस पे जरा एक बार नीरज जी से जवाब देना पड़ेगा। नीरज जी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए अभी आपके पैनल में साकिर जी भी बैठे हुए हैं टीएमसी से, वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो निर्विवाद रूप से इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा चेहरा है, अनुभव के आधार पर भी, उम्र के आधार पर भी और पॉलिटिकल रेलेवेंस के आधार पर भी। तो उस लिहाज से क्या कांग्रेस पार्टी कभी भी यह स्वीकार कर लेगी ममता बनर्जी का नेतृत्व? मीनाक्षी जी, मैं इसको दूसरी तरीके से कहता हूं। ममता जी बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन पूरे देश में अगर कोई एक पार्टी है जो हर बूथ पर है, हर विधानसभा का मेंबर है और हर प्रदेश से लोकसभा का मेंबर है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको जो भारत की यात्रा बता रहा था ना, उस भारत की यात्रा में सबसे बड़ी बात क्या है? वो फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहां पे प्रदेशों की अपनी स्वायत्त आइडेंटिटी है। और ये राजनीतिक तौर पे भी अगर किसी प्रदेश की अपनी आइडेंटिटी में टीएमसी एक बड़ा प्लेयर है, तो क्या वो पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन लेवल पर कांग्रेस के साथ अपने आप को देखती है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा फॉर्मेशन है जो इस देश के अस्तित्व के साथ ही खड़ा है। जिस तरीके से देश अस्तित्व में आया, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप राहुल गांधी के पास होनी चाहिए? आगे बढ़ा रहा है। स्पष्ट बोलिए ना सर, आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस की लीडरशिप राहुल गांधी के पास होनी चाहिए? मैं इलेक्शन जीतने का स्ट्राइक रेट कितना है? मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक, इलेक्शन जीतने का स्ट्राइक रेट कितना है उनका? एक डेमोक्रेटिक मुझे लगता है ममता बनर्जी का बेहतर होगा। आई एम अज्यूमिंग। सुनिए ना मैडम, अगर फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है देश में, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर इलेक्शन जीतना और हारना पैमाना होता तो आज नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से रोज डिक्टेट नहीं ले रहे होते कि रात को 11 बजे वो प्रकट होते हैं और बता देते हैं कि हेल हो ले। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट होते तो आज बंगाल में वायलेंस नहीं हो रहा होता। रिजल्ट की अगली जो सुबह थी उस दिन से वहां नॉर्मलसी आ जाती, लेकिन आज बंगाल जल रहा है, वहां लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अजीत जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। ठीक है, मैं अब इससे थोड़ा सा एक पहलू और आगे लेकर आना चाहती हूँ। अजीत जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना जिन्होंने अपने जो विषय रखे, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आ रही है, मुख्य विपक्षी दल की बात आ रही है, तो यहाँ पर तो नीरज जी की बात से भी क्लियर हो रहा है ना कि किसी और नेता को इंडिया अलायंस के लीडर के रोल में देखने से बेहतर वो राहुल गांधी या गांधी परिवार का ही अगर कोई सदस्य है, कांग्रेस का कोई चेहरा है, तो उसको प्रेफर करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कांग्रेस के भीतर से ही ये आवाजें उठ रही हैं सीनियर लीडर्स की कि हमारे ऊपर मुसलमानों की पार्टी हो जाने का ठप्पा कांग्रेस के फेवर में नहीं है, ये इंटरनल मीटिंग्स में निकल कर आई है ना बातें सामने, तो क्या कांग्रेस इस मैसेज को नहीं समझना चाह रही है, नहीं पढ़ रही है? क्योंकि इन चुनावों के नतीजों में बंगाल में, असम में एक बार फिर यही साबित हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जितना चुनाव राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस लड़ी है, उसमें से 90% चुनाव हार गई है, सिर्फ 10% चुनाव जीती है। तो ये यदि मतलब ये राहुल गांधी का मैं कहूंगा मिस्टर पेशेंस हैं कि इतना चुनाव हारने के बावजूद भी लीडर बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा तो उनका ये अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी के अंदर जो लीडरशिप है कांग्रेस का, वो बिल्कुल वामपंथी एक तरफ वामपंथ की तरफ चली गई है। उनके जो पिताजी थे राजीव गांधी, जब वो सबसे बड़ा जनादेश लेके आए थे तो कांग्रेस सेंटर को ऑक्यूपाई करती थी और कुछ लोग कहते थे कि दक्षिण को भी और वामपंथ को भी। और आज ये हाल है कि राहुल गांधी कास्ट के इशू पर, रिलीजन के इशू पर, सारे इशू पर इतने वामपंथी चले गए हैं कि बाकी पार्टी टूटे जा रही है और बाहर निकले जा रही है। कुछ लोग जो अंदर ठीक है, मैं इस पर नीरज से जवाब लूंगी।
वामपंथ वाम मोर्चा तो पूरे देश से निपट गया, और ऐसे में उस आइडियोलॉजी के साथ अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में चल रहे हैं तो उसके परिणामों के लिए क्या तैयार है? बात करूंगी इस पर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नबन्ना पहुंचे हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, मुख्य सचिव के साथ मुलाकात करेंगे। सुनील बंसल भी साथ में मौजूद और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी नेता। पश्चिम बंगाल का सचिवालय है नबन्ना, और इस बीच देखिए जो लीडर्स हैं उनका पहुंचना जारी। और नई सरकार के गठन के लिए देखिए अब अलग अलग लेवल्स पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर आपको प्रक्रियाएं यहां पर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है नीरज जी। हाँ नीरज मिश्रा जी, सवाल आपसे। अजीत जी ने जो कहा उस बात को ऐसे आप उस बात को ऐसे समझिए कि एक इंग्लिश की कहावत है, व्हेन राइट बिकम्स फार राइट द सेंटर अपीयर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ये तो सिर्फ बात ऐसी है कि हम जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, चलिए आज मैं इस बात से खुश हूं कि आज मेरे सारे पैनलिस्ट बहुत सारी कहावतों के साथ तैयारी करके आए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ये कह रहा था कि क्योंकि हम शोषित वंचितों की बात उठा रहे हैं, आपको वो लगता है कि क्या वो लेफ्ट के मुद्दे हैं? तो हाँ, एक समय पर थे, लेकिन आज क्योंकि हमारी जो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी है वो अपने आप को इतना दूर ले जा चुकी है जनहित के मुद्दों से कि हम लोग उसके ज्यादा करीब हैं। और दूसरी बात यह है कि आप राहुल जी के साथ बड़ी नाइंसाफी करते हैं। आप अपने डेटा में चेक करिए, राहुल गांधी जी जब जब चुनाव को लीड किए हैं, कांग्रेस अपनी उस पोजीशन से बेटर की है। आप पिछले ही चुनाव में देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने जब ये चुनाव लड़ा तो हमारा आंकड़ा तो बढ़ गया। हमने जब राहुल जी के नेतृत्व में इससे पहले चुनाव लड़े तो हमारे आंकड़े तो बढ़े, लेकिन आपने एक ये ब्लैंकेट नैरेटिव बना दिया है कि राहुल जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है। आपको थोड़ा सा तो इस बात को देखना होगा कि राहुल गांधी आज देश के आम जन के मुद्दे को उनके बीच में लेकर जा रहे हैं, जहां आपके बड़े कैमरा नहीं पहुंचते, राहुल जी मजबूर कर देते हैं कि आप उन गरीब लोगों की बात को सुनाइए। तो ये क्रेडिट आपको देना होगा। दिल्ली में, यूपी में क्या परफॉर्मेंस रहा पार्टी का? मीनाक्षी जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। दिल्ली में और यूपी में परफॉर्मेंस क्या रहा पार्टी का? देखिए आप क्या बंगाल में भी क्या रहा? मीनाक्षी जी, क्या दिल्ली का चुनाव इनकी बात से? मीनाक्षी जी, मैंने आपको क्या कहा? पहले तो बार-बार डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक है नीरज जी, आपका पॉइंट लिया मैंने। हाँ निखिल प्रसून जी, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टाइल डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपनी बात। निखिल प्रसून जी बोलिए। हाँ नहीं, बंगाल में तो इनका कहना सही है। बंगाल में 200% का इंप्रूवमेंट है राहुल जी के खाते में, तो इसके लिए राहुल जी का क्रेडिट जाता है। पहले 0 था, अब 2 सीट आ गई। दोनों जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनकी वजह से आई है। तो इतना जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जहां की 200%, यहाँ तो हमारा भी नहीं रहा इतना। हाँ। तो इतने प्रतिशत में उछाल आया। मुझे लगता है अगर इसी रफ्तार से वो इंप्रूवमेंट करते चले जाएं तो लेफ्ट जो है ना, वो फार लेफ्ट, वो अभी सेंटर से लेफ्ट हुए हैं, लेफ्ट से फार लेफ्ट होते हुए राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही समाप्त हो जाएंगे। अगर हार का बहाना, और लास्ट पॉइंट, हार का बहाना बनाने में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। निखिल प्रसून जी, लेकिन एक बात तो है ना सर, निखिल प्रसून जी, एक बात तो आप मानेंगे ना सर, ऑपोजिशन का बार बार ये कहना कि सर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए भी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लोकतंत्र में जब ऑपोजिशन इन आरोपों के साथ सर आपको घेर रहा है तो देश की जनता वो भी देख रही है। देखिए, हर दूसरे दिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हमारा दल। दूसरी बात यह है कि केरल में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, वहां हमने लॉटरी करके निकाले कि इनको जिता दो और यहाँ हम लोग जिता दो। तो ये जो लॉटरी सिस्टम है उसका क्या क्राइटेरिया है? यहाँ ईवीएम को फिक्स कर दो, वहां ईवीएम को ढीला कर दो। इस तरह की बातें करना जनता के जनादेश का अपमान है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की लूज टॉक्स जो राहुल गांधी करते हैं उससे बचे। कम से कम थोड़ा बहुत जो आधार बचा है उसे बचा लें। आज असम की जनता में, असम में आप सबसे बड़ी पार्टी थे, आप जो है बंगाल में आप शासक दल हुआ करते थे वामपंथियों से पहले। आज तक वापस नहीं आया। साकिर जी बोलना चाहते हैं, गिरबान में झांकी राजनीतिक जनाधार। मीनाक्षी जी, देश के 117 पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था कि ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पार्टी PIL गए थे ईवीएम के खिलाफ, सारे PIL रिजेक्ट हो गए। तो 41 PIL हुए थे, सारे PIL रिजेक्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने SIR की निगरानी की। चुनाव हटाइए ना, अब पर्ची पे चुनाव कराइए।
अरे अमेरिका में पर्ची पे चुनाव होता है, कमीशन रशिया ने में आपको पर्ची पे बुलाया चुनाव था होता कि है। ईवीएम अभी जितने विदेश में पहले चुनाव किसी ने होते ये हैं। कहा था और ये ईवीएम की साबित हो फिक्सिंग चुका नहीं है होती कि है, ईवीएम में वोटर घोटाला हो लिस्ट की सकता है। फिक्सिंग होती ठीक है। है। ये साबित अजीत हो जी, चुका डिसाइड तो हाँ, करने की ईवीएम अजीत झा को स्क्रीन पे लाइए। अजीत जी, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सर जितने सवाल उठ रहे हैं, इसका फैसला कैसे होगा सर? क्या एक बेहतर सिस्टम, एक क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है जिसके बाद, क्योंकि मुझे ये लगता है जब आप चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं तो आप सीधे सीधे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार के चुनकर आने के तरीके पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, उसी ईवीएम से कांग्रेस पार्टी स्वीप कर गई है केरला, वहां भी ईवीएम यूज हुआ, तो फिर वहां पर कंप्लेंट नहीं है कि ईवीएम काम नहीं करता है। उसी ईवीएम से मान लीजिए झारखंड में तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी अलायंस भी थी जेएमएम के साथ और जीत गई, तो वहां पर फिर ईवीएम पर चर्चा नहीं होता। उसी ईवीएम से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीती, हिमाचल में जीती, तेलंगाना में जीती, तो फिर ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं होता है। तो ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है। साकिर अली जी, मुझे इस पे जवाब दीजिए। जो बातें अभी अजीत जी ने बोली हैं, चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, मान लेते हैं कि नतीजे, एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए, मान लेते हैं बीजेपी की 100 सीटें आती और आपकी उनसे ज्यादा आती, सरकार बनाने की स्थिति में आप होते, मुझे ये बताइए सर, क्या तब भी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती कि नतीजों में हेरफेर हुई है, बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन नतीजों को प्रभावित किया है और मैं चीफ मिनिस्टर पद की शपथ नहीं लूंगी क्योंकि चुनाव आयोग विलन है लोकतंत्र का? क्या तब भी ममता बनर्जी ये कहती? देखिए, ममता बनर्जी आज भी यही कह रही है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं वही कहा कि आप उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दूसरा है कि 100 सीट पर अभी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हो रही है और आप देखिएगा कि उस सुप्रीम कोर्ट में 100 सीटों का हम लोग एकदम सटीक तथ्य सर, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। सर, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैं तो आप ही को पूछ रही हूँ सर कि अगर आप लोगों की सीटें ज्यादा आई होती और मानिए बीजेपी 100 से 120 के बीच में सिमटी होती, तो उस स्थिति में क्या ममता बनर्जी शपथ लेने से इनकार कर देती? नहीं करती, वो शपथ लेती, चीफ मिनिस्टर बनती। तो ये इसीलिए सवाल है कि जहां पर आप लोग जीत हासिल करते हैं वहां पर आपको ईवीएम में दिक्कत, वहां पर आपको मैंडेट एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं, जहां हार है वहां पर आपको मैंडेट मंजूर नहीं। काउंटिंग हॉल में जिस तरीका से चुनाव कमीशन ने अपना खेल दिखाया है, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन रही है। बने उनको बधाई हो, लेकिन उसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में होगा और इस तरह से कहीं भी एक आज पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है। ये पूरा 2 लाइन में गार्गी रॉय, हाँ 2 लाइन में जवाब दीजिए मैम, मुझे अब डिबेट खत्म करनी है। हाँ बोलिए। हाँ, जो आप प्लीज, ममता बनर्जी इतने एक्सपीरियंस लीडर है, जनादेश को मान लेने के लिए बोलिए। और देखिए एग्जिट पोल पे, तो एग्जिट पोल कैसे आया था, लोगों से बात करके ना, ज्यादातर जो एग्जिट पोल था वही पे यही रिजल्ट दिखाया ना, बीजेपी जीत रही है। तो आप लोगों ने जो अत्याचार किया, ममता बनर्जी के जो 15 साल के अत्याचार, हत्या, एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, चलिए ठीक है, जो अब मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और डिबेट को मैं इसी पॉइंट पर खत्म करूंगी। जनता ने एक मैंडेट दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल है उन्हें लेकर आप लीगल रास्ता भी अपना सकते हैं, वो विकल्प आपके पास है ही। लेकिन अगर विपक्ष में ये दरार दिखाई देगी कि चुनाव आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और नतीजों के बाद आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो जनता इस डबल स्टैंडर्ड को किस आधार पर स्वीकार करे, ये सवाल देश में बना हुआ है। बहरहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में धमाकों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। भगवंत मान के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए ब्लास्ट के आरोपियों का आम आदमी पार्टी से संबंध बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी हैं। पंजाब के सीएम ने जो आरोप लगाया बीजेपी पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप सोचिए, इतना गैर जिम्मेदार कोई सरकार कैसे हो सकती है? पंजाब को इन लोगों ने अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। आप पॉलिटिकल बातें करते हैं। आप पंजाब को, जो पंजाब पूरे देश का सिरमौर होता था, आप उसको कहां पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी वालों? आज पंजाब की जनता अब चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि चुनाव आए और भाजपा को वहां बिठाए
और ऐसे सभी अपराधियों भ्रष्टाचारियों का समापन हो जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया का बयान आया है, ये अरविंद केजरीवाल के सह पे है, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत है अपराधियों से, इसलिए वो अपराधियों को स्पेस दे रहे हैं निकलने का कि पॉलिटिकल झगड़े करो और अपराधियों को निकाल दो, क्योंकि निश्चित मान लीजिए कि अपराधी करने वाले कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होंगे। बीजेपी के शासन में अगर अपराध हो भी जाए ना तो उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी कई पुश्तें कांपेंगी। पंजाब की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, मगर मुझे बहुत दुख हुआ कि बम विस्फोट की घटना पे ये लोग इतना गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, अपराधियों पे सज़ा और उन पे कार्रवाई एक्शन करने की बजाय। एक छोटा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर है। ममता बनर्जी ने रिफ्यूज़ किया कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगी, राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं उनके इसका? ये तो ममता बनर्जी जी अपना परिचय दे रही हैं कि मैं संविधान को नहीं मानती, मैं तो लोकतंत्र को नहीं मानती। अरे भैया, तुम साइन करो दीदी या ना करो, उससे थोड़ी तुमको रहना है। अगर इस्तीफा देने के बाद ही मुख्यमंत्री हटता तो केजरीवाल नहीं हटता सबसे पहले। तो ऐसा थोड़ी, अरे जनता ने वोट दे के आपको आउट कर दिया है। ये इस्तीफा इस बात का होता है कि आप ससम्मान धीरे से निकल जाओ, लोकतंत्र का संविधान का सम्मान करो। लेकिन ये वो करेगा ना जो संविधान का लोकतंत्र का सम्मान करता हो, तो वो साइन करे न करे, जनता हटा चुकी है। अब ये दीदी को डिसाइड करना है कि इज्जत से बाहर जाएंगी या बेइज्जत होके जाएंगी। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए आपके हिसाब से? वो दें न दें, वो देंगी तो देखा जाएगा कि चलो भाई, रोते रोते भी इन्होंने संविधान का सम्मान किया। नहीं देंगी तो बेइज्जत होके जाएंगी। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली में आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।